7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर और साथ ही पोके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सभी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। ये कार्रवाई भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत में मासूम लोगों को मारते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये उन माओं और बहनों के दर्द का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन माना जा रहा है। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी एसोसिएट्स शामिल थे। ये हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और ये कहते हुए सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। अब सवाल ये था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने घबराकर भारत के सिविलियन एरियाज और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके जवाब में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकी हमले के बाद जंगलों में भाग गए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी साफ किया कि ये एक बेहद प्रिसाइज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद 9 बड़े टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना था। हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए करीब 50 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया गया कि मातृभूमि पर किसी भी तरह का हमला सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेडर और डिफेंस सिस्टम भी इंडियन फोर्सेस की कार्रवाई में पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े उसके फ्रंट ग्रुप टीआरएफ के 5 से 6 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को पूरी तरह दहशत में बदल दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई। वो यहीं नहीं रुकी। आतंकियों ने पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की जान ले ली गई। ये पाकिस्तान की तरफ से कराया गया कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले भारत में कराए जा चुके हैं। साल 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले हुए थे, लेकिन पहलगाम का हमला इन सब से अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। धर्म के आधार पर की गई इन हत्याओं ने भारत की सहन शक्ति की हद भी पार कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही पुराना खेल शुरू कर दिया। कभी उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया, तो कभी भारत पर ही आरोप लगाने लगा। इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की करीब 80% खेती योग्य जमीन इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, जिसे वहां की लाइफलाइन माना जाता है।
भारत के पास अब ये अधिकार था कि वो इन नदियों के पानी को रोके या बिना किसी वार्निंग के एक साथ पानी छोड़े। इससे पाकिस्तान को कभी सूखे और कभी बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, SVES वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस काम में खुफिया एजेंसियां भी पूरी ताकत से जुट गईं। रॉ और NTRO ने पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हर एजेंसी, हर अफसर अपना सबसे अच्छा देने में लगा हुआ था। सभी के मन में एक ही बात, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को खत्म करना। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए पूरी गोपनीयता बढ़ती जा रही। बहुत कम समय में रॉ और NTRO ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये इनपुट्स प्लानिंग टीम को दे दिए गए। इन 21 में से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकानों को चुना गया। यही वो जगह थी जहां से पुलवामा, 26 नवंबर और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई। इन 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी जाने लगी। उन्हें पूरी तरह सर्विलांस में रखा गया। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल किया और 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना देर किए इन 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी इंसाफ की भावना से इस मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से चेक किया गया। हर पॉसिबल रिस्क का पूरा असेसमेंट किया गया ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक की कोई गुंजाइश न रहे। इस मिशन के लिए फाइटर जेट्स की एक मजबूत टीम बनाई गई। इसमें रफाल, मिराज और सुखोई MKI जैसे एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट्स शामिल थे। इन सभी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में रहकर ही ऑपरेशन करना था। रफाल और मिराज को फ्रंट लाइन पर रहकर अटैक एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सुखोई MKI जेट्स को एयर डिफेंस कवर देना था ताकि अगर कोई खतरा सामने आए तो तुरंत उसे हैंडल किया जा सके। ऑपरेशन में हाई प्रिसिशन और लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल होना था। इसमें एस्कैल्प, ब्राह्मोस और हैमर जैसे मॉडर्न वेपन्स शामिल थे। एस्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जो करीब 550 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है जिससे एनिमी रेडर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसे लैंड, सी या एयर किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड साउंड से करीब 3 गुना ज्यादा होती है
और यह 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती। इसके अलावा फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बना हैमर बॉम्ब भी इस्तेमाल किया जाना था। यह बॉम्ब 250 से 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और बिना जीपीएस सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भी तय था। इस मिशन में कमिकाजी ड्रोन्स भी एक बहुत अहम रोल निभा रहे थे। ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटोरी में घुसकर लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे। इससे ऑपरेशन टीम को रियल टाइम और एक्यूरेट इनपुट्स मिल रहे थे ताकि किसी भी तरह की गलती न हो। इंडिया ने जिन 9 सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट टारगेट्स को चुना था, उनमें से 5 टारगेट पीओके में एलओसी से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। बाकी 4 टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर करीब 100 किलोमीटर तक भीतर मौजूद थे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था ताकि ऑपरेशन के बाद अगर लैंड या सी पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई की दरमियानी रात रफाल, सुखोई MKI और मिराज फाइटर जेट्स मिसाइल्स और बॉम्ब से लैस होकर इंडियन बॉर्डर के अंदर ही अपने अपने टारगेट से सेफ डिस्टेंस पर पोजीशन ले चुके थे। रात का अंधेरा फैला हुआ था, चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस थी। पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो कुछ दिन पहले इंडिया के मासूम लोगों की जान ले चुके थे, बेखबर होकर सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, उसी वक्त भारत की तरफ से पहला हमला शुरू हुआ। सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। यही वो जगह थी जहां ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के निर्दोष लोगों की जान ली। जैसे ही सर्वेलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोले में बदल गईं। चारों तरफ तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। कई आतंकवादी वहीं मारे गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे वे गिरती इमारतों के मलबे में दब गए। इसके बाद अगला टारगेट पीओके के मुजफ्फराबाद में ही एलओसी से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का रहने का और ट्रेनिंग एरिया था जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, एक्सप्लोसिव्स बनाना और फिडाइन अटैक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट एलओसी से करीब 30 किलोमीटर दूर पीओके के कोतली इलाके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप था। इन दोनों कैंप्स पर भी हमला कर दिया गया। इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पुंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला किया था। सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स की लगातार बारिश होने लगी। इस पूरे वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार NSA अजित डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स का अगला निशाना भिम्बर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप बना। बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने, फेक आईडीज बनाने और जंगल में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग देता था। वहीं अब्बास कैंप, जिसकी कैपेसिटी करीब 15 टेररिस्ट्स की थी, वहां जैश-ए-मोहम्मद फिदायीन तैयार करता था। जैसे ही फाइनल क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइल्स आसमान से गिरी और दोनों आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। उसी दौरान इंडियन फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों को निशाना बना रहे थे। ऑपरेशन पूरी प्लानिंग, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने अगले फेज की ओर बढ़ चुका था। पाकिस्तान के अंदर भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सरजाल कैंप था। इसी कैंप में मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 इंडियन सोल्जर्स की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का मेहमुना जोया कैंप भी मौजूद था, जहां पठानकोट एयरबेस अटैक की प्लानिंग की गई थी। इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों टेरर कैंप्स पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागे। हथियार अपने तय किए गए टारगेट्स पर जाकर इतने जोर से फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में बदल गए। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े अड्डे मरकाजी तैयबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही जगह थी जहां 1990 से
आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थी। यहीं 2008 के मुंबई अटैक के लिए अजमल कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी। डेविड हेडली और तहावुर राना जैसे कॉन्स्पिरेटर्स को भी यहीं तैयार किया गया था। जब इस कैंप के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सामने आए तो ऑपरेशन से जुड़े जवानों के अंदर सालों से जमा गुस्सा और दर्द और ज्यादा तेज हो गया। यह सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि उन लोगों का ठिकाना था जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया था। बिना समय गवाए मिसाइल्स और बॉम्ब्स ने पाकिस्तान एयर डिफेंस रेडर से बचते हुए मरकाजी तैयबा पर हमला किया। जोरदार धमाकों से जमीन कांप उठी, आसमान गूंज गया और कुछ ही पलों में आतंक का यह किला पूरी तरह ढह गया। इन हमलों के साथ भारत पाकिस्तान में चल रहे 8 बड़े आतंकी ठिकानों को खत्म कर चुका था, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा और खतरनाक अड्डा बाकी था। यह जैश ए मोहम्मद का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद था। इस कैंप का नाम था मरकाज सुभान अल्लाह, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यही वो जगह थी जहां जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और यहीं से उसने अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। इसी ठिकाने से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया ने इस टेरर हब पर ब्राह्मोस मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और जैश के टॉप कमांडर्स मारे गए। रात करीब 1:05 पर शुरू हुआ यह ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान आतंक के कुल 9 बड़े ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। इसके अलावा उसके 2 साले और जैश के सीनियर कमांडर्स मोहम्मद यूसुफ अजहर और हफीज मोहम्मद जमील भी इस हमले में ढेर हो गए। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी मारे गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर इतना गहरा था कि मसूद अजहर पूरी तरह टूट गया। इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी लोग मारे गए। हालात ऐसे हो गए कि उसने ये तक कह दिया कि काश वो भी उनके साथ मारा गया होता। इस पूरे घटनाक्रम में एक खास बात यह रही कि भारत के ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, शांति से सो जाओ क्योंकि PF जाग रही है। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया और पाकिस्तान को असली मायनों में जगा दिया। ऑपरेशन की सफलता के कुछ ही घंटों बाद 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थीं। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत और प्रतीकात्मक संदेश था। यह संदेश उन आतंकियों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था और उनकी महिलाओं से कहा था कि जाकर सरकार को बता देना। उसी सोच को जवाब देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी को सामने लाया गया। इससे भारत ने साफ दिखा दिया कि वो धर्म के आधार पर बंटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सभी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। सबसे अहम बात यह रही कि इस बार भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सभी ने सेना की सराहना की, सरकार का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाई। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भारत हमले रोक देता है तो पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उनकी बातों के उलट पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही थी। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा गोलीबारी पुंछ इलाके में हुई। इस फायरिंग में 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले में भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की भी कोशिश की।
7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों, आम नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत पहले से ही पाकिस्तान की मंशा को समझ चुका था और पूरी तरह सतर्क था। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइल भारतीय हवाई सीमा में घुसे, भारत की मजबूत और कई स्तरों वाली वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की यह साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो अपने सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा।